यूपी गंगा पर आप देख रहे हैं 10 का दस्तावेज। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर और बुलेटिन में सबसे पहले बात आज यूपी नगर निकाय चुनाव के पहले चरण की वोटिंग को लेकर। तो यूपी निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम और मतपेटियों में कैद हो चुकी है। पहले चरण में 73 जिलों की 10 नगर निगम, 104 नगर पालिका और 276 नगर पंचायतों में वोटिंग। पहले चरण में कुल 7,678 पदों के लिए वोट डाले गए। आपको 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म होने के बाद मतदान कर्मियों ने ईवीएम और मतपेटियों को सील कर स्ट्रांग रूम में भेज दिया। स्ट्रांग रूम में ईवीएम और मतपेटियों को कड़ी सुरक्षा में रखा गया। तो 8 अलग अलग जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पहले फेज में वोटिंग हुई और कई जगह पर अच्छी वोटिंग हुई है। फिलहाल मतदान खत्म होने के बाद मतदान कर्मचारियों ने ईवीएम और बैलेट पेपर मशीनों को सील कर स्ट्रांग रूम पहुंचा दिया है। कड़ी सुरक्षा में यहां पर ईवीएम मशीनों को रखा गया। और सबसे पहले बात लखीमपुर खीरी की, तो वहां पर कितने प्रतिशत इस बार मतदान हुआ आपके सामने। 55% के करीब यहां पर वोटिंग हुई है, जबकि 2017 में 58.19% मतदान हुआ था लखीमपुर में। सबसे पहले लखीमपुर खीरी की बात की, इसके बाद बहराइच का मतदान प्रतिशत आपको बताते हैं। इस बार 52.97 यानी करीब 53% यहां पर मतदान रहा, जबकि 2017 में 54.8% वोटिंग हुई थी। अब बात मथुरा की, तो मथुरा में पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। यहाँ इस बार 44.31% मतदान हुआ, जबकि 2017 में 46.88% वोट पड़े थे। अब अमरोहा की तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर इस बार 63.41% वोटिंग हुई, जबकि 2017 में 65.13% वोटिंग। तो सबसे अच्छा यहां पर मतदान प्रतिशत रहा। बात प्रयागराज की करें तो यहां पर इस बार बताया जा रहा है कि 58.08% वोटिंग हुई, जबकि 2017 में बहुत कम 34.2%। बात कौशाम्बी की, तो कौशाम्बी में इस बार 56.95 यानी कि 57% के करीब वोटिंग हुई है, जबकि 2017 में 65% मतदान हुआ। संभल में पहले चरण में मतदान हो चुका है। 53% वोटिंग यहां पर हुई, जबकि 2017 में 57% मतदान हुआ था। रामपुर में इस बार कितनी रही वोटिंग ये आपको बताते हैं। 52.77% यहां पर वोटिंग हुई है, जबकि 2017 में 54.5% वोटिंग हुई थी। चलिए बात अब झांसी की। झांसी में इस बार 53.79% मतदान हुआ, जबकि 2017 में 57.52% वोटिंग हुई थी। गोंडा जिले में यहां पर इस बार कैसा रहा वोटिंग प्रतिशत। 64.23% इस बार मतदान हुआ, जबकि 2017 में इससे कम रहा था। 59.76% वोट पड़े थे। बात ताजनगरी आगरा की, तो ताजनगरी आगरा में 40.38% मतदान हुआ, जबकि 2017 में 43.36% वोटिंग हुई थी। और राजधानी लखनऊ में इस बार कैसी रही वोटिंग, तो 38.62% मतदान लखनऊ में हुआ, जबकि 2017 में आंकड़े थे 39.99% वोटिंग। तो निकाय चुनाव के पहले चरण में आगरा में भी मतदान को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। लोगों ने 12 नगर निकायों के लिए मतदान किया। आगरा में शाम 6 बजे तक करीब 40.32% मतदान हुआ। वोटिंग खत्म होने के बाद बुरहान सैयद स्थित प्राइमरी स्कूल बूथ से हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट देखिए। सरकार चुन ली है और ऐसे में अब जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का जो फैसला है वो ईवीएम में कैद हो गया है। वोटिंग खत्म हो चुकी है। तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, जो मतदान कार्मिक हैं, वो अब
पोलिंग सेंटर से बाहर निकल रहे हैं। बुरहान सैयद का ये बेसिक विद्यालय, ये पोलिंग सेंटर है। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो निर्वाचन में जो मतदान कार्मिक लगे हुए थे, जो पुलिसकर्मी लगे हुए थे, वो बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। और अब यहाँ से जो ईवीएम है उसको जो मंडी समिति स्थित जो स्ट्रांग रूम है बनाए गए हैं, वहाँ उनको वो ईवीएम को लेकर जाएंगे। तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। अब पूरी तरह से जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया थी, जो वोटिंग प्रक्रिया थी, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। और ये अगर बात की जाए, आगरा में अब 13 तारीख को वोटिंग होनी है और उसके बाद प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। और पूरे दिन सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग हुई है। और पोलिंग परसेंटेज की बात की जाए तो पिछली बार साल 2017 में 40.6% नगर निगम में पोलिंग परसेंटेज रही थी, और ऐसे में 5 बजे के करीब तक 35% वोटिंग हुई है। तो और जो कंपाइल फिगर आएगा तो लगभग वही रहने वाला है। लेकिन इस बार समीकरण काफ़ी कुछ बदले हुए हैं। ऐसे में जो प्रत्याशी हैं वो अपना जो वोटों का जो गुणागणित है उन्होंने लगाना शुरू कर दिया है। दिलों की धड़कनें तेज़ हैं और 13 तारीख का हर कोई इंतज़ार करेगा। पुलिस के कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में इन ईवीएम को रखा जाएगा, वहाँ उनको इसकी रिसीविंग दी जाएगी और उसके बाद इनको पूरी तरह से ताले में बंद कर दिया जाएगा। और 13 मई को प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। चलिए, लखनऊ में भी मतदान खत्म होने के बाद मतदान कर्मियों ने ईवीएम को सील कर दिया, जिसके बाद ईवीएम को कड़ी सुरक्षा में स्ट्रांग रूम भेजा गया। एबीपी गंगा संवाददाता अनुभव शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में भी आज प्रथम चरण के लिए जो नगर निगम है वहाँ पर वोटिंग हुई। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोट डाले गए। और अगर लखनऊ की बात करें तो शाम 5 बजे तक 34.31% नगर निगम में वोटिंग हुई। इसके अलावा अगर लखनऊ के नगर पंचायतों की बात करें तो शाम 5 बजे तक 62.19% वोटिंग हुई। यानी जो शहरी मतदाता है उससे ज़्यादा जो रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र का मतदाता है उसने इस चुनाव में अपना इंटरेस्ट दिखाया। वहाँ पर ज़्यादा जो लोग हैं वो पहुँचे वोट देने के लिए। और अब वोटिंग ख़त्म होने के बाद ये देखिए ईवीएम को सील किया गया है और ईवीएम यहाँ से लेकर जाई जा रही है पुलिस की सुरक्षा में रमाबाई अंबेडकर मैदान में, क्योंकि वहीं पर ये सारी ईवीएम रखी जाएगी। और उसके बाद 13 मई को वोटों की गिनती होगी। लेकिन जिस तरीके से 5 बजे तक महज 34% वोटिंग हुई है नगर निगम में, वो कहीं ना कहीं जो वोटर है, शहर की जो सरकार चुनता है, उसकी उदासीनता आखिर क्यों रही इस चुनाव को लेकर, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। चिंता का भी ये हम कहें एक सब्जेक्ट है, चिंता की बात है। तो क्योंकि तमाम दल, सब कोई, प्रशासन, हर कोई कहता रहा कि चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और प्रतिभाग करें, वोट डालें। लेकिन जब हम कहें कि आज वोटिंग हुई है प्रथम चरण में लखनऊ में, तो महज 34% के आसपास ही वोट पड़े हैं। और अब ये जो आपने ईवीएम देखा, ये जो जोन 1 में जो पोलिंग स्टेशन बनाया गया था, यहाँ से इन सारी ईवीएम को अब लेकर जो मतदान के काम में लगे हुए हैं लोग, वो इन्हें लेकर अब जा रहे हैं। कैमरे हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, मुरादाबाद में भी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। मतदान होने के बाद ईवीएम मशीनों को मंडी समिति के स्ट्रांग रूम में रखा गया। अब इन ईवीएम मशीनों को 13 मई को मतगणना के दिन खोला जाएगा। 13 मई को प्रत्याशियों की किस्मत पर फैसला आएगा। हमारे संवाददाता उबैदुर रहमान की ये रिपोर्ट देखिए। मतदान है वो पूरा हो चुका है और उसके बाद जो मतदान कर्मी हैं वो ईवीएम वगैरह को सील कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो मतदान है वो पूरा हो चुका है और ईवीएम को सील करने का काम है वो शुरू हो चुका है। ये ईवीएम यहाँ से सील होने के बाद मंडी समिति जाएंगी और मंडी समिति में इनको स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा और 13 तारीख को जब मतगणना होगी तब इन ईवीएम्स को खोला जाएगा। तो आज जो मतदाताओं ने मुरादाबाद में मतदान किया ईवीएम से हुआ, क्योंकि यहाँ पर महापौर का पद था और 70 वार्ड थे। जो पार्षदों का हर मतदाता ने 2-2 वोट डाले हैं, एक अपने पार्षद के लिए इलाके के और एक मेयर के लिए। तो इस तरह से मुरादाबाद में शांतिपूर्वक तरीके से मतदान हुआ है। लगभग 60% से ऊपर जो फाइनल आंकड़े आने हैं वो बाकी है, लेकिन 60% से ज़्यादा मतदान जो है मुरादाबाद के ऊपर में हुआ है। उबैदुर रहमान, न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। खबर आ रही है मेरठ से, जहां सपा गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। आरएलडी किसान प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राम मेहर सिंह भाजपा में शामिल हो गए हैं। आरएलडी छोड़कर राम मेहर सिंह ने थामा भाजपा का दामन। इस वक्त की बड़ी खबर,
जयंत चौधरी पर राम मेहर सिंह ने साधा निशाना। आरएलडी को अखिलेश के आगे गिरवी रख दिया, ये कहना है राम मेहर सिंह का। तो ये बड़ा हमला बोला है। कार्यकर्ता तो लीडर के साथ खड़ा होता है, वो लीडर ही किसी और को लीडर मानने लगे, फिर कार्यकर्ता किसे लीडर माने। रही भाजपा भारतीय जनता पार्टी की बात, मेरा बहुत लंबा समय भाजपा में गुजरा है, किन्हीं कारणों से मुझे पार्टी छोड़नी पड़ी। सब मिलाकर मैं 32-33 साल भाजपा और जनसंघ में रहा, लेकिन जो कार्य प्रणाली भाजपा की है वो कहीं देखने को मिलती नहीं है। सबका साथ सबका विकास, आज पूरे देश में भाजपा छाई हुई है। और जहाँ तक पार्टी की बात है, मैं किसान की बात हमेशा की है, तो किसानों का विशेष तौर से मुआवजे की लड़ाई मेरठ में लड़ी है। आज जो 2-3 बार पूरे प्रदेश में किसानों को अर्जित भूमि का मुआवजा दिया जा रहा है, तो ये भाजपा की देन है। माननीय टंडन जी जो अब नहीं है। मेरठ में सपा गठबंधन को बड़ा झटका लगा। वहीं निकाय चुनाव को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान आया। जनता बदलाव चाहती है, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। शहरों की व्यवस्थाएं चौपट हो गई हैं, शहरों में गंदगी का आलम है। अखिलेश यादव ने कहा सरकार शहरों में सुविधाएं नहीं दे पाई, तो बड़ा हमला भी बोला अखिलेश यादव ने। तो कहा कि जनता बदलाव चाहती है, शहरों की व्यवस्थाएं। सुबह से हालांकि जनता बदलाव चाहती थी, और जो लोग ट्रिपल इंजन की बात कर रहे थे सरकार बनाने की, उन्होंने जो बुरे दिन दिए हैं, लोगों के शहरों को बर्बाद कर दिया। जो शहरों की व्यवस्थाएं थीं उनको चौपट कर दिया। कोई शहर ऐसा नहीं जिसमें कूड़ा ना हो, नालियां ना ऊपर बह रही हों, आपका स्वेज सिस्टम, सीवर सिस्टम नहीं बनाया, पीने का पानी का इंतज़ाम नहीं, बिजली महंगी, बिजली के तार ठीक नहीं। जो सुविधाएं शहरी लोगों को मिलनी चाहिए थी वो सरकार नहीं दे पाई, और उसका परिणाम ये था कि लोग बड़ी संख्या में निकल करके वोट डालने आ रहे थे। जो जानकारी सुबह से मिली है, बीजेपी को पता था कि सहारनपुर समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। सुबह से प्रशासन और पुलिस इस कोशिश में लगा था कि वोट डालने लोग ना जाएं, और अगर वोट डालने के लिए लोग भी निकले तो पुलिस को किसने अधिकार दिए कि उनकी आप वोटर आईडी चेक करेंगे, उन्हें लाइन में अगर वो खड़े हैं उनको आप रोकेंगे। और खासकर उन इलाकों में जो समाजवादी पार्टी के वोटर थे, समाजवादी पार्टी से मुस्लिम मतदाताओं को जानबूझ करके इन्होंने रोका। इसी तरह आगरा से सूचना आई कि बीजेपी के बाकायदा पार्टी कार्यालय से वो इंक दी गई है जिससे काला पड़ने पर वो मिटाया जा सके। जब आप वोट डालते हैं जो इंक लगती है, उस मार्क को मिटाने के लिए सॉल्वेंट या जो भी केमिकल बीजेपी ने पार्टी कार्यालय से उपलब्ध कराया अपने कार्यकर्ताओं को। सहारनपुर में शिकायतें रहीं, मैनपुरी में मैंने खुद प्रशासन से बात की। वोट पड़ने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता पुलिस के इशारे पर बूथों में घुस गए और कब्जा कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार हुई है। आने वाले फेज में जो चुनाव होने जा रहा है उसमें भी बुरी हार होगी। तो सुना आपने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का दावा। वहीं बांदा पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बड़ा बयान। सपा बसपा पर निशाना साधते हुए कहा अब सपा बसपा के दिन खत्म हुए। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव पर भी सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि सपा में जब तक नेताजी थे तब तक सब ठीक था, लेकिन अब अखिलेश नहीं संभाल पाएंगे। उन्होंने निकाय चुनाव में भाजपा की जीत का दावा भी किया। अब तो दिन लग गया सपा बसपा जिसे आदरणीय नेताजी जब तक थे तो ठीक था, अखिलेश जी नहीं संभाल पाएंगे, और सपा का दिन लग गया। अब तो सपा नहीं आएगा, सपा खत्म हो। एक कार्यकर्ता हमारी लड़ रही है और एक तरफा चुनाव जीते, लखनऊ का एक तरफा चुनाव। उधर कानपुर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पूर्व छात्र संघ सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी को समेत कई दलों पर निशाना साधा और भाजपा में कई नेताओं को शामिल करवाया। डिप्टी सीएम से निकाय चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। वहां सपा पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में तो सिर्फ खाली प्लॉट हमारा है का नारा दिया जाता था। बीजेपी हर जगह प्रचंड बहुमत से आ रही है। मतदाताओं में बीजेपी के प्रति बड़ा उत्साह है। देखिए, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल सब चौकस होगा।
वहीं बलिया में समाजवादी पार्टी के अंदर बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं। पार्टी के सीनियर नेता और सपा सरकार में कई बार मंत्री रह चुके नारद राय ने बगावती सुर अपना लिया है। पार्टी के दिग्गज नेताओं और अखिलेश यादव की करीबियों से में गिनती रखने वाले नारद राय बलिया नगर पालिका सीट से अपनी पसंद के उम्मीदवार को टिकट न मिलने से नाराज हैं। और नाराजगी का आलम यह है कि उन्होंने एक निर्दलीय प्रत्याशी संजय उपाध्याय का न सिर्फ समर्थन कर रहे हैं बल्कि उनके लिए जोर शोर से प्रचार भी कर रहे हैं। इस बीच जिला सपा अध्यक्ष ने नारद राय के खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में कड़ी कार्रवाई की चेतावनी जारी की है। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद तो रुक करेंगे बड़ी खबर का। अमरोहा से आ रही है भीषण सड़क हादसे की खबर। तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में पति पत्नी समेत 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। नगर निकाय चुनाव में लगे सेक्टर मजिस्ट्रेट की बताई जा रही कार, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। कोहराम मच गया। पुलिस ने सभी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने सभी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बड़ी खबर अमरोहा से, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ। कार की टक्कर लगने से बाइक सवार परिवार के 4 लोगों की मौत हुई है। पति पत्नी समेत 2 बच्चों की मौके पर मौत हो गई। और अब खबर जोशीमठ से। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर टूटकर गिरी चट्टान। इस वक्त की बड़ी खबर। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर हेलंग में गिरी चट्टान। चट्टान टूटकर गिरने से मौके पर हड़कंप मच गया। वाहनों और यात्रियों को नहीं पहुंचा नुकसान। तो मौसम खराब है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर हेलंग में चट्टान गिरने की खबर आ रही है। जोशीमठ से बड़ी खबर। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर टूटकर गिरी चट्टान। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर हेलंग में चट्टान गिरने की तस्वीरें सामने आई हैं। चट्टान टूटकर गिरने से मौके पर हड़कंप मच गया। वाहनों और यात्रियों को फिलहाल किसी तरह के नुकसान पहुंचने की कोई खबर नहीं है। ये देखिए, इस तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें चट्टान गिरने की जोशीमठ से सामने आई हैं। भयानक तस्वीरें हैं। कितनी तेजी से यहां पर लैंडस्लाइड हुआ है। तो लोगों ने तस्वीरों को मोबाइल में कैद किया। हालांकि वहां लोगों की मौजूदगी थी, लेकिन किसी तरह के वाहनों की या यात्रियों को नुकसान पहुंचने की खबर नहीं। केदारनाथ पैदल मार्ग पर फिर टूटा ग्लेशियर। ग्लेशियर टूटकर गिरने से आवाजाही बंद हो गई है। भैरव गदेरे पर फिर टूटा ग्लेशियर। कल भी इसी जगह पर ग्लेशियर टूटने की खबर आई थी। बड़ी खबर आपको बता दें, केदारनाथ पैदल मार्ग पर एक बार फिर टूटा ग्लेशियर। ग्लेशियर टूटकर गिरने से आवाजाही बंद हो गई है। भैरव गदेरे में फिर टूटा ग्लेशियर। तो कल भी इसी जगह पर ग्लेशियर टूटा था, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। आज एक बार फिर वहीं पर ग्लेशियर टूटने की खबर आई है। तो श्रद्धालुओं को एनडीआरएफ निकाल रहा है। तो इसका 4 धाम यात्रा पर भी असर पड़ रहा है। मौसम खराब है, इसी के चलते ग्लेशियर टूटा और ग्लेशियर टूटने की तस्वीरें आपके सामने। तो कल भी इसी जगह पर ग्लेशियर टूटा था। एनडीआरएफ की टीम यात्रियों को सुरक्षित निकाल रही है। मेरठ में कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना की मुठभेड़ में ढेर हो गया और मेरठ में एसटीएफ ने मुठभेड़ में अनिल दुजाना को ढेर कर दिया। बताया जा रहा है अनिल दुजाना मेरठ में किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। अनिल दुजाना गौतम बुद्ध नगर के बादलपुर का रहने वाला था और दिल्ली एनसीआर समेत पश्चिमी यूपी में इसका खौफ था। अनिल दुजाना पर 60 से ज्यादा केस यूपी और अलग अलग राज्यों में दर्ज थे। हम रहे अनिल दुजाना का आखिरकार आज मेरठ एसटीएफ ने खेल खत्म कर दिया है। 15 राउंड से ज्यादा यहां पर गोलियां चली और आखिरकार यही एनकाउंटर में अनिल दुजाना मारा गया। अनिल दुजाना मेरठ में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था और एसटीएफ को उसकी भनक लग गई। क्योंकि पिछले कई दिन से लगातार अनिल दुजाना पर एसटीएफ नजर रखे हुई थी और बस इंतजार इस बात का था कि अनिल दुजाना जैसे ही किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में होगा और जैसे ही एसटीएफ के जाल में फंसेगा तो उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया जाएगा। यहाँ देखिए, इसी स्कॉर्पियो गाड़ी से अनिल दुजाना जा रहा था और जब एसटीएफ ने घेराबंदी की तो अनिल दुजाना ने यहाँ पर ताबड़तोड़ जो गोलियां हैं वो एसटीएफ पर बरसानी शुरू कर दी। करीब 15 राउंड गोलियां चली और आखिरकार अनिल दुजाना यहाँ मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। आप ये देखिए कि फॉरेंसिक टीम यहाँ पर लगातार यहाँ पर जांच कर रही है। जो तमाम पॉइंट्स हैं उनकी बाकायदा वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, तमाम चीज़ें कर ली गई हैं और जो खोखे और जो कारतूस यहाँ पर थे उसको देखिए किस तरीके से गोल गहरे में बनाकर इनकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर दी गई है। अनिल दुजाना यहाँ से इसी स्कॉर्पियो से गोलियाँ चलाता हुआ एसटीएफ को
ऊपर और यहाँ से सीधा भागा, लेकिन एसटीएफ ने उसे एनकाउंटर में मार गिराया। उसके बाद और अब देखना ये होगा, चूंकि कई ऐसे सवाल हैं कि जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं, कि आखिर अनिल दुजाना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली से पहले मेरठ में क्या करने आया था? क्या वो पहले से यहाँ पर रुका हुआ था? क्या उसकी कोई प्लानिंग थी? ऐसा कौन शख्स था कि जो अनिल दुजाना को यहाँ पर संरक्षण दे रहा था? ये तमाम ऐसे सवाल हैं कि जिनकी जांच की जा रही है। लेकिन इतना जरूर है कि अनिल दुजाना के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश के बदमाशों में बेहद खौफ नजर आ रहा है और उन्हें डर सता रहा है कि कहीं अनिल दुजाना की तरह वो भी मिट्टी में ना मिल जाए। वीडियो जर्नलिस्ट स्वतंत्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।